हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद कॉम्पटन प्रभाव पढ़ा है। अब जो लास्ट बच रहा है एक और, जो मैंने बताया था ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो आपके 3 इफेक्ट हैं। कौन कौन से? पहले इफेक्ट का क्या नाम था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड था कॉम्पटन इफेक्ट और थर्ड था क्या नाम है, भूल गए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन तीनों को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो और इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, या बाद में पढ़ा देंगे। आप लोग आ जाओगे जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है। तो इसको अपन, वैसे भी आप लोग इसको जानते हो थोड़ा बहुत, तो अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। ये तो अपन की क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ तक तो क्लासिकल चल रहा था, ठीक है। अब हम जो ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स मतलब जो पूरा बिल्कुल नया है सब कुछ। अब तक जो फिजिक्स पढ़ी उसका कोई भी रोल नहीं आएगा इसमें, आपको नया सब कुछ नया सीखना है, ठीक है। तो अब ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स अपन शुरू कर रहे हैं। उसमें जो पहला आपको आता है उसका नाम है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की पेन दूसरा चेंज कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब सबसे पहले अपन को द्वैत प्रकृति को बाद में समझे, पहले आप समझो प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश यानी कि लाइट क्या चीज़ है। जब अपन जो सबसे पहले आपने लाइट 12th क्लास में पढ़ी होगी, प्रकाश वाला चैप्टर आ रहा था। 11th और 12th जो था चैप्टर का नाम 11 प्रकाश, 11th और 12th जो पार्ट आते थे 12th क्लास में, 11 नंबर चैप्टर आता था, उसका नाम था प्रकाश। तो आपने पढ़ा होगा, उसमें आप क्या पढ़ते थे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, है ना, वगैरह। तो ये सब इस पर प्रकाश में आते हैं। तो उसमें उस टाइम जब आप उसको, आपने हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, तो उस टाइम जो आप प्रकाश को मानते थे, तो प्रकाश को क्या मानते थे उस टाइम? प्रकाश को हम एक तरंग के रूप में मानते थे। तो आपको याद रख, जब 19वीं यानी 1900 ईस्वी, 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी से पहले यानी 19th सेंचुरी से पहले प्रकाश को क्या माना जाता था? ये सब आपने जो पढ़ा है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और क्या परावर्तन, अपवर्तन, ये सब क्या है 19वीं सदी से पहले के इफेक्ट हैं। ये इनको जो दिया गया है ये 19वीं सदी से पहले के इफेक्ट हैं। जब तो उस समय इस प्रकाश को क्या मानते थे? उस समय प्रकाश को एक क्या मानते थे? तरंग। जब भी तो आपने हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत पढ़ा होगा, ऐसा कि यहाँ से कोई प्रकाश निकला, यहाँ तरंग के रूप में, है ना, फिर ये तरंगाग्र बोलते थे, फिर आगे बढ़ता जा रहा है इस टाइप से। तो तरंग, है ना, इधर से आप जैसे परावर्तन पढ़ते तो प्रकाश की एक किरण आ रही है और फिर वापस टकरा के जा रही है। विवर्तन, इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, इधर से ये लाइट आई, है ना, इससे टकराई और उसका तरंग के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे क्या है, ये अगर मान लो फोटोग्राफिक प्लेट है तो यहाँ पे क्या होगा, किसी जगह पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और किसी जगह पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जिन जगह पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसको क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। और जिस जगह प्रकाश की तीव्रता कम होती है उस जगह क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? आप देखो, आपने देखा होगा कि जैसे एक अपर्चर है आपके पास कोई इस टाइप का, है ना, और ये आपसे यहाँ से कोई लाइट डाली तो प्रकाश का
किसी तीखे किनारे से मुड़ना विवर्तन, और फिर ये आगे जाके इंटरफेरेंस करता है तो व्यतिकरण विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। तो ये सब जो फिनोमिना हैं, ये सब जो सिद्धांत हैं, ये सब जो कल्पना है, परिकल्पनाएं हैं, उनमें प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग माना जाता है। तरंग, प्रकाश को एक तरंग रूप में यानी कि वेव माना जाता है ना। तो ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, और इन वेव्स की जो थ्योरी, इनका जो मूल आधार है, इन जो सिद्धांत है कि प्रकाश तरंग होती है, इसका जो मूल आधार है वो दो प्रिंसिपल हैं। पहले का नाम है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग सिद्धांत, है ना। हाइजेनबर्ग सिद्धांत प्रकाश को क्या बताता है? लाइट को तरंग के रूप में होती है। हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने ये पढ़ा भी होगा, शायद देखा भी होगा, डायग्राम 12th क्लास में आया होगा, जब आप कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाते हो, है ना। याद करो, इस डायग्राम को आपने पढ़ा भी होगा। इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाते हो आप। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रहता है कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि वेव्स है। तो और आप जानते हो प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश का मतलब लाइट। तो लाइट भी क्या है? लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आपने पढ़ा होगा, विकिरण पढ़ते हैं जब, विकिरण, तो विकिरण में कितनी आती हैं? कौन कौन से विकिरण होते हैं? रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्सरे, गामा। ये याद रखना है आपको कि विकिरण का पूरा स्पेक्ट्रम क्या है। पहला है रेडियो, है ना, रेडियो। फिर दूसरा आता है आपका सूक्ष्म, अवरक्त, इंफ्रारेड। रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, विजिबल, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, एक्सरे और गामा रेज। समझ गए? तो ये है आपका पूरा क्या विकिरण है। ये आपका पूरा रेडिएशन है। पूरा विकिरण ये कंप्लीट है। रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी। अब जैसे अपन ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य में क्या होती है? लैम्बडा में कमी होती है, लैम्बडा डिक्रीज। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो की, सबसे कम होती है एक्सरे की। और अगर ऊपर तरंग दैर्घ्य तो क्या होती है? लैम्बडा तो क्या होता है? कम। और आवृत्ति बढ़ती है। नहीं, सॉरी। हाँ, लैम्बडा ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य कम होती है और आवृत्ति, कैसे भी लिख लो, आवृत्ति वृद्धि, यानी कि इंक्रीज। तो सबसे
कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? एक्सरे की। और सबसे अधिक न्यू आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है? गामा रे की। और सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव्स की। तो प्रकाश मतलब 7 रंगों से मिलकर बना होता है ना। तो वो क्या है, एक इसी में आएगा दृश्य, तो है तो रेडिएशन ही। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अवरक्त दृश्य में कौन की इस वेवलेंथ होती है? 3800 से 7800 एंगस्ट्रम, है ना। विबजोर सबसे ज़्यादा रेड की, मैक्स और मिनिमम वॉयलेट। तो ये है। तो जब प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब तरंग। तो इसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो इसका मतलब अगर प्रकाश की बात कर रहे हैं तो इन सिद्धांत को फॉलो करेगा। और इन सिद्धांत पर आधारित कौन कौन से हैं? इन दोनों सिद्धांत पर आधारित नियम चलते हैं। एक था आपका क्या? परावर्तन का। दूसरा है आपका अपवर्तन। तीसरा है व्यतिकरण। चौथा है विवर्तन। और 5वां है ध्रुवण। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब किस पे हैं? आधारित हैं, इन दोनों प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। और इन दोनों प्रिंसिपल्स के अनुसार प्रकाश का है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये जो सिद्धांत हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमें लाइट को यानी प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा? तरंग मानना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा प्रकाश को तरंग माना जाता है? तो इनमें से ऐसा आएगा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण में से कोई सा भी दिख जाए तो इस सिद्धांत के लिए प्रकाश को क्या माना जाएगा? तरंग। तो ये तो बात हुई आपकी 19वीं सदी से पहले, ठीक है, 19th सेंचुरी से पहले। अब उसके बाद आइंस्टाइन ने 1905 में, बाबा आइंस्टाइन ने 1905 में, गुरुजी बोलते हैं इनको, गुरुजी, आइंस्टाइन ने 1905 में किसका सिद्धांत दे दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। इन्होंने क्या दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? 1905 में आइंस्टाइन ने दिया था। और इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। हालांकि ये इस फील्ड के नहीं थे आइंस्टाइन, प्रकाश विद्युत जो फील्ड है, लाइट वाले फील्ड के नहीं थे। ये STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे, इसको मैंने आपको बताया था। लेकिन इनको 1905 में उन्होंने एक प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजा और इसके लिए 1913 में क्या मिला? 1924 में 23-24 में कॉम्पटन प्रभाव की खोज हुई। कॉम्पटन प्रभाव की खोज हुई, है ना। तो इन दोनों प्रभाव, जैसे आप जानते हो कि आपने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव 12th में पढ़ा है, उसमें आपने क्या मानते हो प्रकाश को? कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यही तो मानते हो आप। जब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से या पैकेट से मिलकर बना होता है। ऊर्जा के इन छोटे पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है? कण है। यानी कि प्रकाश क्या है? कण। यहाँ तो आप प्रकाश को क्या मान रहे हो? कण। और कॉम्पटन प्रभाव में क्या माना था आपने? जैसे आपने कॉम्पटन प्रभाव पढ़ाया था मैंने, जैसे आपको कि यहाँ से ये फोटोन आ रहा है, बता रहे हैं इसको, लेकिन इसकी आपने मोमेंटम माना था ना, P/h-ν ऊर्जा थी, h/c मोमेंटम था। अब मोमेंटम तो किस में होगा?
समझो बात को, मोमेंटम किस में हो सकता है? अगर किसी कोई कण है यानी कि उसकी वेलोसिटी होगी, उसका द्रव्यमान होगा, तो कण है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक फोटोन है, और फोटोन क्या है, एक कण है। तो इसमें भी प्रकाश को क्या माना है, फोटोन। वो फोटोन क्या है, एक कण। तो जब भी प्रकाश को फोटोन के रूप में मानते हैं तो वो एक कण नेचर को शो करता है। और भी है, आपके आगे पढ़ोगे आप, जीमान इफेक्ट आएगा, जीमान इफेक्ट है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, जीमान प्रभाव। ऐसे एक और है, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव ये भारतीय मूल के ही थे। आप सोच रहे होंगे सब ये बाहर के लोगों ने किया है। भारत के लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों में सीवी रमन, रमन स्पेक्ट्रा, तो इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है 1954 में, है ना। तो रमन स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट, तो इनमें सभी में प्रकाश को क्या मानते हैं, एक फोटोन मानते हैं। यानी फोटोन मान रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश क्या है, कण है। तो कण, यहाँ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीवान प्रभाव, रमान प्रभाव, इन सबके लिए तो प्रकाश को कण मान रहे हैं। और परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनके लिए प्रकाश को तरंग मान रहे हैं। तो है क्या है प्रकाश, ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या कण है या तरंग है, क्या चीज़ है प्रकाश। तो फिर आते हैं आपके एक साइंटिस्ट, उनका नाम है बोर। उनका क्या नाम है, बोर। तो मैं उसको, आप इसको एक बार मिटाओ, या नोट करना है जो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। चलो, अब देखो, बोर आते हैं, बोर ना, बोहर बोलते हैं इसको, वैसे ऐसे लिखते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जब ये इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया कि या तो प्रकाश को तरंग माने या कण माने, तो इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि उन्होंने बोला कि आप तुम दोनों ही मान लो, प्रकाश को कण भी मान लो और प्रकाश को तरंग भी मान लो। तो बोर ने एक सिद्धांत दिया, अस्पर्धी सिद्धांत। अस्पर्धी, स्पर्धा हो गई थी वहाँ पे, कंपटीशन हो गया था, अस्पर्धी सिद्धांत। अस्पर्धी सिद्धांत यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार एग्जाम में ये, बोर का कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर का अस्पर्धी सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला कि प्रकाश एक ड्यूअल नेचर का होता है, यानी कि प्रकाश को की दोनों प्रकृति होती हैं, प्रकाश तरंग भी होता है, प्रकाश कण भी होता है। क्या बोला बोर ने, बोर के कॉम्प्लीमेंट्री सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की यानी कि विकिरण की दोनों नेचर होती हैं, विकिरण की दोनों प्रकृति। इसको लिखूं क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना आप। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की दोनों प्रकृति होती हैं, कौन कौन सी, प्रकाश की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, परंतु एक प्रयोग में केवल एक ही प्रकृति होगी। ये इसने यही बताया था। क्या ऐसा नहीं है कि परावर्तन में भी आप प्रकाश को कण भी मान लो और तरंग भी मान लो, नो। ये अपन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कण मानना है या तरंग मानना है। अगर आप इन प्रयोगों को कर रहे हो, इसके लिए प्रकाश को पढ़ रहे हो, तो आपको प्रकाश को कण मानना पड़ेगा, सॉरी तरंग मानना पड़ेगा। और अगर वो अभी लिखे थे वो उनको कर रहे हो, तो आप प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। तो प्रकाश की दोनों प्रकृति होती हैं, प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में होता है, परंतु किसी एक प्रयोग में प्रकाश की केवल एक ही प्रकृति को माना जाता है। तो यही क्या है, प्रकाश बोर का अस्पर्धी सिद्धांत यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, बात समझ में आई।
फिर आते हैं बोर की परिकल्पना। बोर ने कैसे बताया था कि बोर ने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप प्रकाश को कण भी मान लो, तरंग भी मान लो, यानी कि कण, अगर मतलब आप कण मान रहे हो तो मोमेंटम होगा उसमें संवेग। जैसे अब मैं हूँ, मैं एक पार्टिकल टाइप से ही तो हूँ। अगर कोई मेरे को देखेगा, कोई ऊपर से देखेगा तो मैं इतने से देखूंगा ना, क्योंकि पार्टिकल टाइप का हूँ। और अगर यानी कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास मोमेंटम होगा, संवेग होगा, द्रव्यमान है। और अगर मेरा कोई वेग है तो संवेग आ जाएगा। यानी कि जब आप कण की बात करोगे तो आपको संवेग समझ लेना पड़ेगा, और जब आप तरंग की बात करोगे यानी वेव्स, अगर वेव्स की बात करोगे यानी कि लैम्डा लेना पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य लेनी पड़ेगी, तरंग दैर्घ्य। तो बोर ने इन दोनों लैम्डा और पी दोनों में क्या बताया था, रिलेशन बताया था। इसी को क्या बोलते हैं, बोर की परिकल्पना, बोर हाइपोथेसिस। तो देखो क्या है ये देखो क्या है, बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आप इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो बोर की परिकल्पना, बोर की परिकल्पना क्या है। बोर ने माना कि मान लो मैं प्रकाश को शुरुआत में मैं कण मान लेता हूं, माना प्रकाश एक कण है, क्या है, कण है। और कण कैसा है, फोटोन। कण मानेंगे तो फोटोन मानना पड़ेगा, तो फोटोन है, और फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या है, E बराबर H, न्यू आवृत्ति का कोई क्या है, फोटोन है प्रकाश, E बराबर H न्यू। परंतु आइंस्टाइन क्या बोल गए थे, क्योंकि अगर ये बात की बात कर रहे हैं ना, आइंस्टाइन बोल गए थे कि अगर किसी, अब आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर कण है तो कण है तो द्रव्यमान भी होगा, माना द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान m, यानी कि m है तो इसका मतलब E बराबर mc², आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने क्या बताया था, बोर ने माना, ये दोनों आइंस्टाइन ने बताए थे, E बराबर h न्यू और E बराबर mc², ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, दोनों को इक्वेट करो, ऐसा लिख सकते हो, यानी कि mc = h न्यू बाई c, ये तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, mc = h न्यू बाई c। अब माना कोई फोटोन है, यानी कि माना कोई फोटोन क्या है, m द्रव्यमान का कोई फोटोन है, और अब फोटोन है तो फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन जब ये गति करेगा तो इसके पास ऊर्जा होगी, और ऊर्जा है यानी ऊर्जा है तो उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। अगर फोटोन रेस्ट में है, यानी कि फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, रेस्ट मास 0 होता है। अगर फोटोन है तो गति कर रहा है तो उसके पास ऊर्जा है तो द्रव्यमान है। यानी कि कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा क्या है, E बराबर h न्यू है, P बराबर m इंटू c। फोटोन क्या है, ऊर्जा का ही तो पार्टिकल है, लाइट। प्रकाश को क्या माना था, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ऊर्जा के छोटे छोटे कण यानी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं, इनको h न्यू बोला। अब ये छोटे छोटे कण किस वेलोसिटी से चलेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है कि प्रकाश अगर ऊर्जा का, फोटोन किस वेलोसिटी से चलेगा, प्रकाश ही तो है फोटोन, तो प्रकाश किस वेलोसिटी से चलता है, c से। प्रकाश किससे चलता है, c से, 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ पर सेकेंड स्पीड से चलता है प्रकाश। तो यही इस फोटोन की स्पीड होगी। और अगर द्रव्यमान m है तो P बराबर mv, यानी संवेग, और v की जगह c आ जाएगा, तो P बराबर mc, इसका संवेग होगा। ये क्या है, फोटोन का संवेग। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, P,
यानी P बराबर एच न्यू बाई सी, P बराबर एच न्यू बाई सी। लेकिन अपन जानते हैं क्या, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। प्रकाश की आवृत्ति और तरंग, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। यानी कि सी अपॉन न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, मैं न्यू को नीचे ले जा रहा हूँ, न्यू और लैम्बडा को ऊपर, यानी कि सी अपॉन न्यू हो जाएगा लैम्बडा। तो P बराबर H अपॉन सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू मतलब लैम्बडा। तो P बराबर H अपॉन लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा बराबर H अपॉन P, लैम्बडा बराबर H अपॉन P। तो ये रिलेशन बोर ने बताया था, लैम्बडा बराबर H अपॉन P। तो ये तो लैम्बडा किसके लिए है, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, किसके लिए, तरंग के लिए। और अगर संवेग की बात कर रहे हो तो इसका मतलब कण। तो कण, तो प्रकाश की ड्यूअल नेचर इसमें समाहित हो गई। प्रकाश को कण भी मान लो और तरंग भी मान लो, कण मान रहे हो तो संवेग आ गया, तरंग मान रहे हो तो लैम्बडा आ गया। तो दोनों इसमें ड्यूअल नेचर लाइट की है ना। तो ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ना, लैम्बडा बराबर H अपॉन P, ये अलग अलग रहता है, P M भी होता है। P बराबर क्या होता है, P बराबर M भी। एक अपन होता है आपेक्षीय और एक होता है अनापेक्षीय, यानी कि रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि M बराबर होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि जब कोई कण, बात को समझो, जब कोई कण, जैसे मान लो ये क्या रिलेटिविस्टिक है, m जो द्रव्यमान है एक रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, द्रव्यमान एक नियत नहीं रहता। अगर कोई चीज़, अगर किसी स्पीड से अगर उसको सी के आसपास स्पीड दे देते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। आप 5 किलो के हो तो 100 किलो के हो जाओगे, समझ रहे हो ना कैसे। अगर स्पीड दे दो आप, अगर आपके पास स्पीड है तो आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि द्रव्यमान एक सापेक्ष क्वांटिटी है, किसके डिपेंड करेगा, वेग पर। अब P बराबर M भी है तो ये मतलब तरंग दैर्ध्य भी डिपेंड करेगी द्रव्यमान पर। तो आपको पहले अपन पढ़ेंगे किसके लिए, आपेक्षीय, फिर पढ़ेंगे अनापेक्षीय यानी कि रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये जरूर याद रखना है, बोर की परिकल्पना लैम्बडा बराबर H अपॉन P। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन बाकी की चीज़। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, धन्यवाद।